Hello everyone, welcome to Pharma is here. I post videos on pharmacy related subjects explained both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today we will discuss on parenteral dosage forms part 3 where we'll discuss the topics such as quality control test फॉर पेरेंटल्स. सो जो प्रीवियस पार्ट्स है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा स्टार्टिंग विद द various tests which are conducted for parenteral dosage form. So they are basically 4 types. बेसिकली आपके 4 टेस्ट मेन 4 टेस्ट होते हैं. दैट इज़ लीक टेस्ट, दैट इज़ लीकेज टेस्ट यू कैन से. एम्प्यूल्स वगैरह में अगर सील रहता है आपका जो पेरेंटल प्रोडक्ट, तो वहाँ पे लीकेज टेस्ट किया जाता है कि प्रोडक्ट आपका लीक ना कर रहा हो. देन आपका क्लैरिटी टेस्ट, जहाँ पर आपके प्रोडक्ट जो आपका पेरेंटल सॉल्यूशन है वो क्लियर है कि नहीं, उसमें वेरियस विजिबल पार्टिकल्स तो नहीं है, वो देखा जाता है. वेरस पायरोजन टेस्ट, जिसमें आपके ड्रग आपका जो सॉल्यूशन है पेरेंटल सॉल्यूशन वहाँ पे पायरोजन्स मौजूद है कि नहीं, उसका टेस्टिंग होता है. एंड देन स्टेरिलिटी टेस्ट, वेदर इट इज़ प्रॉपरली स्टेराइल और नॉट, ये देखने के लिए. सो लेट्स मूव टू द लीकेज टेस्ट और लीक टेस्ट. तो लीक टेस्ट या लीकेज टेस्ट में क्या होता है, फॉर दिस टेस्ट द एम्प्यूल्स, बेसिकली अगर आपका एम्प्यूल्स में अगर छोटे छोटे ग्लास के बॉटल्स, आपके ग्लास के रबर स्टॉपर वाले बॉटल्स भी आपने देखे होंगे जिसमें भी रहता है, बट एम्प्यूल्स जो प्रॉपर आपका ग्लास एम्प्यूल्स रहता है उसके केस में आपका जो है लीक टेस्ट किया जाता है. बिकॉज यू शुड नो कि एम्प्यूल्स जो है वो कम्प्लीटली आपका वन पैकेज है, मतलब कि उस पैकेजिंग में आपका 2 पार्ट नहीं है, दैट इज़ कंटेनर एंड क्लोजर सिस्टम नहीं है. एम्प्यूल्स में आपका कम्प्लीटली एक ग्लास के कंटेनर में वो सील किया जाता है, यानी कि एक ग्लास का ट्यूब लाइक आपका रहता है वो पैकेज, जिसमें कि आपके जो पेरेंटल्स है उसको फिल करके एंड देन उसे सील कर दिया जाता है. यानी कि उस ग्लास के ट्यूब का जो ओपनिंग रहता है उसको सील कर दिया जाता है. इट मीन्स वहाँ पे कोई कंटेनर क्लोजर नहीं है. जब आपको इंजेक्ट करना होता है तो एम्प्यूल्स को ब्रेक किया जाता है, ब्रेक करके यानी एम्प्यूल्स का माउथ पोर्शन को तोड़ा जाता है ब्रेक करके. वो बहुत ही आपका बहुत ही आप कह सकते हो सेंसिटिव, मीन्स बहुत ही सॉफ्ट ग्लास होता है जो इजीली ब्रेक हो जाता है. एंड देन आप उसमें से जो ये है आपका पेरेंटल सॉल्यूशन, उसको इंजेक्शंस में आप सक्शन करके फिल करते हो, इंजेक्शन में खींचते हो एंड देन यू इंजेक्ट. मीन्स जनरली उसमें आपका यूनिट डोजेस फॉर्म्स ही रहता है, मतलब एक डोज के लिए आपका वो सील रहता है जो एक बार ब्रेक हो गया एंड आपने निकाल लिया. सो एनीवेज, सो सिंस वहाँ पे कोई कंटेनर उस कंटेनर का जो है आपका वेरियस क्लोजर सिस्टम तो है नहीं, आपका वन कंप्लीट वन यूनिट है वो. सो इस वजह से वहाँ पे जनरली चांसेस रहता है कि उसका एम्प्यूल्स का जो माउथ है उसको जब आपका सील किया जाता है, बेसिकली उसका एम्प्यूल सीलिंग्स के मशीन्स भी आते हैं, वेराज मैनुअली एम्प्यूल्स को सील किया जा सकता है फ्लेम के ऊपर. एम्प्यूल्स का जो माउथ होता है, एम्प्यूल्स क्योंकि वो ग्लास है तो फ्लेम के ऊपर जब एम्प्यूल्स के माउथ को लिया जाता है तो उससे क्या होता है, एज़ यू नो ग्लासेस जो है वो हल्का सा मेल्ट होने लगता है जब उसको आप हीट देते हैं. तो उसी तरह एम्प्यूल्स भी थोड़ा सा उसका माउथ पोर्शन को अगर आप फ्लेम के ऊपर रखते हो तो वो हीट होता है एंड देन बहुत ही सफाई से बहुत ही टेक्निकली उसको आप ग्लास एम्प्यूल ग्लास का जो माउथ होता है उसको आप खींचोगे, खींच के उसको आपको राउंड करना होता है एंड इस तरह से आपको राउंड करना होता है कि वो आपका सील हो जाए. सो बेसिकली मैनुअली भी होता है, अदरवाइज मशीन के थ्रू भी होता है. सो इन शॉर्ट वो एक कंप्लीट यूनिट एक पैकेजिंग है जहाँ पर उसका जस्ट सीलिंग कर देते हैं, माउथ को क्लोज कर देते हैं, दैट्स ऑल. वहाँ पे कोई अलग से ढक्कन क्लोजर नहीं लगता है. तो चांसेस रहता है कि अगर प्रॉपरली सीलिंग नहीं किया गया तो वहाँ पे आपका जो है सील जो है वो कंप्लीट नहीं होता है, वहाँ पे ओपनिंग रह जाता है तो जहाँ से लीकेज हो सकता है. सो एम्प्यूल्स का ही आपका लीकेज टेस्ट होता है, अदरवाइज बाकी पैकेजिंग में नहीं होता है. सो एम्प्यूल्स के केस में क्या किया जाता है, ये देखने के लिए कि वो हर्मेटिकली सील्ड है कि नहीं, या कम्प्लीटली आपका सीलिंग हुआ है कि नहीं. एज आई टोल्ड, इट इज़ फॉर सिंगल डोजेस फॉर्म और सिंगल डोज प्रोडक्ट. when you seal one dose of parenteral product you can use ampule packaging. सो वहाँ पर देखने के लिए दैट इट इज़ कम्प्लीटली क्लोज्ड, वहाँ पर किसी तरह का इंटरचेंज नहीं हो रहा है कंटेंट का
सील्ड एम्प्यूल्स के बीच में, यानी कि अगर ओपनिंग रहा तो ऑब्वियसली वहाँ से एटमॉस्फेरिक एयर आपका एंटर कर सकता है या लीक हो सकता है, ये सारा चीज़ हो सकता है। तो ये देखने के लिए आपको क्या करना होता है कि लीकेज टेस्ट किया जाता है। किसी भी तरह का अगर माइक्रोपोर्स या क्रैक भी प्रेजेंट रहा, बिकॉज मैंने बताया हीट करके उसको जो है सीलिंग किया जाता है, हीट करके मेल्ट करा के उसका माउथ को सील किया जाता है। अगर इस दौरान क्रैक हुआ या कोई पोर्स रह गया, सो दे कैन गिव द चांस फॉर द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी कंटेमिनेंट्स जा सकता है। एंड यू नो पेंड्रल डोजोस्पर्म को स्टेराइल होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरह का अगर एटमॉस्फेरिक कंटेंट से वो ख़राब होता हो, कंटेमिनेट होता हो, दैट कैन बी डेंजरस, बिकॉज ये आप डायरेक्ट ओरली आप नहीं ले रहे हो, डायरेक्ट आप उसको इंजेक्ट करके डायरेक्ट आपके बॉडी में हम सेंड कर रहे हो। सो एनीवेज, सो टू सी दैट एम्प्यूल्स या एम्प्यूल्स के अंदर जो प्रेजेंट कंटेंट है वो लीक ना कर रहा हो, सो फॉर दैट आपको जो है क्या करना होता है, thus leak test is intended to detect incompletely sealed ampules। so basically आपका ampules incompletely अगर sealed हुआ है तो उसी के लिए जनरली बस ये परफॉर्म किया जाता है। लीक्स यूजुअली डिटेक्ट किया जाता है बाय प्रोड्यूसिंग अ नेगेटिव प्रेशर, यानी कि आपको क्या करना होता है, सोल्यूशन लेना होता है। जनरली आपका सॉल्यूशन मैं आगे बता रही हूँ। सो सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन रहता है एक कंटेनर के अंदर, एंड उस सॉल्यूशन में आपका क्या किया जाता है कि एम्प्यूल्स को डालकर एंड वहाँ पे नेगेटिव प्रेशर अप्लाई किया जाता है। ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर, यानी नेगेटिव प्रेशर या वैक्यूम कह सकते हो। अगर वैक्यूम अप्लाई करेंगे या नेगेटिव प्रेशर, जिससे क्या होगा कि पानी फोर्स, जो सॉल्यूशन जिसके अंदर हम एम्प्यूल्स को डिबा रहे हैं वो सॉल्यूशन फोर्सफुली एम्प्यूल्स में, अगर जगह बचा है कहीं पर भी स्पेस है तो एम्प्यूल्स के अंदर जाना चाहेगा। अगर एम्प्यूल्स के अंदर जाना चाहेगा तो आपको पता चल जाएगा कैसे। फॉर दिस एम्प्यूल्स जो होते हैं दे आर सबमर्ज्ड इन अ डीप कलर डाई सोल्यूशन, किसी भी तरह का डाई कलर। ऑब्वियसली आपको कैसे पता चलेगा कि सोल्यूशन अंदर चला गया, आपने जैसे प्रेशर अप्लाई किया तो सॉल्यूशन अंदर चला गया, कैसे पता चलेगा, जिस सॉल्यूशन, यानी कि मान लीजिए एक कंटेनर, बड़े कंटेनर के अंदर आप एम्प्यूल्स को रख रहे हो एंड प्रेशर अप्लाई कर रहे हो उस कंटेनर के अंदर, जिससे क्या हो, कंटेनर का जो सॉल्यूशन है वो एम्प्यूल्स के अंदर, अगर कहीं जगह है, कहीं अगर ओपनिंग है तो वो एम्प्यूल्स के अंदर घुसना चाहेगा, एंटर करना चाहेगा। सो फॉर दैट देयर शुड बी अ कलर डिटेक्शन, क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंट, आपका बाहरी सॉल्यूशन भी ट्रांसपेरेंट है, एम्प्यूल्स के अंदर जो आपका पेंट्रल सॉल्यूशन है दैट इज ऑल्सो ट्रांसपेरेंट, तो आपको कैसे पता चलेगा अगर अंदर सॉल्यूशन जाता भी है तो। 10 डाई सॉल्यूशन लेना होता है, यानी कि कलर्ड सॉल्यूशन, डीप कलर्ड सॉल्यूशन। ज़्यादातर आपका 0.5 to 1% W/V मिथिलीन ब्लू का ही सोल्यूशन लिया जाता है। सो मिथिलीन ब्लू से क्या होता है, एक डार्क ब्लू आपको कलर सोल्यूशन रहता है जो एक कंटेनर में रहता है, उसमें आप सबमर्ज करते हो, यानी कि डुबा देते हो किसको, एम्प्यूल्स को, एंड देन यू अप्लाई द प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर, दैट इज अदरवाइज नेगेटिव प्रेशर या वैक्यूम जो भी, जिससे क्या होता है नेगेटिव प्रेशर की वजह से एंटर कर जाएगा आपका एम्प्यूल्स के अंदर। इफ़ यू कैन सी ब्लू कलर सोल्यूशन इनसाइड योर एम्प्यूल, इट मीन्स आपका एम्प्यूल कंप्लीटली सील्ड नहीं था, वहाँ किसी तरह का ओपनिंग था, एंड दस इट इज़ रिजेक्टेड, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। सो प्रेशर आपका जो सब्सिक्वेंटली एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है आप अप्लाई करते हो, एंड देन एज आई टोल्ड, डाई अगर आपका दिखने लगेगा, पेनिट्रेट होगा, ओपनिंग रहेगा तो उसके अंदर पेनिट्रेट करेगा, जाएगा। इफ़ यू कैन सी द एम्प्यूल्स मीन्स, उसके बाद आप एम्प्यूल्स को निकाल कर वॉश करोगे। बेसिकली आप पर्टिकुलर टाइम के लिए प्रेशर अप्लाई करोगे एंड देन उसके बाद एम्प्यूल्स को निकाल कर वॉश करोगे, बिकॉज एम्प्यूल्स के बॉडी में भी हो सकता है ना, एम्प्यूल्स का बाहर आउटसाइड बॉडी में अगर लगा रहा तो आपको दिखेगा ब्लू, इसलिए एम्प्यूल्स को निकाल कर हम वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद देखते हैं अगर लिक्विड उसके अंदर गया है तो आपको ब्लू कलर्स नज़र आएंगे। इफ़ यू कांट सी एनी ब्लू कलर इनसाइड योर एम्प्यूल्स, इट मीन्स इट इज़ परफेक्ट। सो इस तरह से आपका जो है सो टेस्ट पास करता है। यानी ये वैक्यूम को जनरली आपका 30 मिनट्स के लिए अप्लाई किया था, 30 मिनट्स के बाद वैक्यूम रिलीज कर देते हैं। 30 मिनट्स के दौरान अगर उसके अंदर जाना होता है लिक्विड को तो जाता है, अदरवाइज अगर वो कम्प्लीटली सील्ड है आपका एम्प्यूल्स तो नहीं जाएगा। सो एनीवेज, नेक्स्ट मूविंग टू आपका क्लैरिटी टेस्ट। क्लैरिटी टेस्ट एज आई टोल्ड, यहाँ पे आपके विजिबल पार्टिकल्स दिख रहे हैं कि नहीं वो दिखाया था। सो क्लीन सोल्यूशन हैविंग अ हाई पॉलिश कन्वे टू द ऑब्जर्वर दैट द प्रोडक्ट इज ऑफ एक्सेप्शनल क्वालिटी एंड प्योरिटी। अगर आपको पूरी तरह से क्लीन सोल्यूशन दिख रहा है इट मीन्स तो आपका वो एक्सेप्शनल केसेस में जाता है।
but practically it is impossible to prepare a lot of sterile products so that every unit of the lot is perfectly free from visible particles, that is फ्रॉम 30 to 40 माइक्रोमीटर एंड लार्जर इन साइज। ऐसा पर इम्पॉसिबल है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि पूरी तरह से आपका क्लियर, मतलब क्योंकि आप उसमें वेरियस प्रोडक्ट्स को डिज़ोल्व कर रहे हो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके उसमें डिज़ोल्व हो रहे हैं, ड्रग एक्सिपेंट्स एक्सेट्रा। तो ऐसा नहीं है कि विजिबल पार्टिकल्स बिल्कुल आपको नज़र नहीं आएंगे। एंड जनरली 30 to 40 माइक्रोमीटर्स के जो साइज़ होते हैं उससे बड़े वाले बिल्कुल नहीं नज़र आएंगे, ऐसा तो नहीं होता। बट देर इज़ सम गाइडलाइंस, देर इज़ सम लिमिटेशंस, कुछ लिमिटेशंस है कि इतना ही होना चाहिए। दैट इज़ इट इज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट टू डिटेक्ट एंड डिस्कार्ड इंडिविजुअल कंटेनर्स और प्रोडक्ट दैट वुड कंसिडर टू बी अनक्लीन। अब बहुत ज़्यादा अनक्लीन होगा तो उसे हटाना। अनक्लीन कैसे हम कंसिडर करेंगे? ये भी बात है कि कंप्लीटली विजिबल पार्टिकल्स को रिमूव करना इज़ नॉट पॉसिबल, एंड ज़्यादा हुआ तो भी इट इज़ अनक्लीन। तो क्या क्राइटेरिया है? सो द क्राइटेरिया इज द यूएसपी हैज़ एस्टैब्लिश्ड अ लिमिट ऑफ 50 पार्टिकल्स ऑफ 10 माइक्रोमीटर एंड लार्जर। अगर 10 माइक्रोमीटर या उससे थोड़ा बड़ा है देन उसके 50 पार्टिकल्स होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। whereas 5 पार्टिकल्स ऑफ 25 माइक्रोमीटर एंड लार्जर, और या फिर अगर आपका मिलीलीटर पर मिलीलीटर में। ओके, सो बेसिकली आपका हर मिलीलीटर, आपका जो स्टेराइल सोल्यूशन आप बनाए हो पेरेंट्रल सोल्यूशन, उसमें आपको चेक करना है कि आपका जो सोल्यूशन है उसे आप माइक्रोस्कोप के अंडर में देखो दैट आपका जो सोल्यूशन है उस सोल्यूशन में 10 माइक्रोमीटर या उससे थोड़ा बड़ा है, देन उसके जस्ट 50 पार्टिकल्स हो, उससे ज़्यादा नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स नहीं होना चाहिए पर मिलीलीटर। आप एक मिलीलीटर के वाइज उसको काउंट करोगे। वेरएज अगर आपका 25 माइक्रोमीटर या उससे थोड़ा बड़ा है देन उसका सिर्फ 5 पार्टिकल्स होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। सो दिस इज़ द क्राइटेरिया। इफ़ विद इन दिस लिमिट आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स है देन इट इज़ ओके। अगर इससे ज़्यादा पार्टिकल्स आपको दिखते हैं, जैसे 5 की जगह अगर 6 पार्टिकल्स भी हो जाते हैं 25 माइक्रोमीटर के या 30 माइक्रोमीटर के, या फिर 10 माइक्रोमीटर का आपका 50 की जगह 70 अदरवाइज 65 इतने पार्टिकल्स भी हो जाते हैं देन इट इज़ रिजेक्टेड। सो द विजिबल इंस्पेक्शन, इसके लिए क्या होता है, आप टेस्ट कैसे करेंगे? तो विजिबल इंस्पेक्शन किया जाता है। विजुअली हम देखते हैं प्रोडक्ट कंटेनर इज़ यूजुअली डन बाय इंडिविजुअल ह्यूमन इंस्पेक्शन ऑफ ईच एक्सटर्नली क्लीन कंटेनर अंडर गुड लाइट। प्रॉपर लाइट में आपको देखना है। ऑब्वियसली विजिबल है, इनविजिबल हो जाएगा अगर बहुत ही कम छोटा होगा। विजिबल मतलब आपको क्लियरली नज़र आ रहा है, देन यू जस्ट हैव टू काउंट। गुड लाइट होना चाहिए ताकि आपको ईच एंड एवरी पार्टिकल्स नजर आए, एंड व्यूड अगेंस्ट अ ब्लैक एंड वाइट बैकग्राउंड। ब्लैक एंड वाइट बैकग्राउंड के सामने आपको रखना है। ओके, एक बार ब्लैक के अगेंस्ट में भी रख कर देखना है। अगर आपके वाइट पार्टिकल्स है तो आपको ब्लैक बैकग्राउंड में क्लियर नज़र आएगा, यू कैन काउंट। वेरएज अगर आपके कुछ ब्लैक पार्टिकल्स भी है तो वाइट बैकग्राउंड के अगेंस्ट देखोगे, मतलब वाइट बैकग्राउंड रहेगा एंड देन यू विल कीप योर एम्प्यूल्स, आपको जो ब्लैक स्पॉट्स होंगे या ब्लैक आपके पार्टिकल्स होंगे वो नज़र आएंगे। सो एनीवेज इस तरह से आप ब्लैक एज वेल एज वाइट बैकग्राउंड के अगेंस्ट आप वेरियस पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करोगे in presence of good light. Then with the content set in motion with a swirling action, since moving particle is much easier to see than one that is stationary. जनरली स्टेशनरीज वाले नीचे बैठ जाते हैं, इसलिए आपको वहाँ पे वैसा वहाँ पर आपको रखना होगा, स्वेलिंग मोशन में आपको देखना होगा। मीन्स आप उसमें जो है वो रोटेट करते रहे आपका सोल्यूशन, जिससे क्लियरली आपको नज़र आएंगे। But care must be taken to avoid air bubbles which are difficult to distinguish between dust particles. अगर आपका dust particles, मान लीजिए dust particles आ गए, बेसिकली इट इज़ फॉर dust particles. So dust particles अगर है तो उसको आपको देखना है। Now this is the matter कि एयर बबल्स आपका नहीं आना चाहिए। अगर आप स्वेल कर रहे हो, इतना फास्ट उसको स्वेल मत करो, इतना फास्ट उसमें आपका स्वेलिंग नहीं होना चाहिए। सॉल्यूशन को उतना फास्ट रोटेट नहीं करना कि उसमें एयर बबल्स आ जाए। जनरली आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा अगर आप किसी चीज़ को मिक्स करते हो तो उसमें एयर बबल्स आते हैं। एयर बबल्स नहीं आने चाहिए, वरना एयर बबल्स का आपका पार्टिकल, एयर बबल्स नज़र आ रहे हैं या डस्ट पार्टिकल है, आपको फ़र्क नहीं पता चलेगा। सो यू हैव टू स्विल द सॉल्यूशन जिससे कि आपको क्लियरली पार्टिकल्स नज़र आए, डस्ट पार्टिकल्स है कि नहीं। बट अलॉन्ग विद दैट आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसमें एयर बबल्स नहीं है। सो एनीवेज, टू सी हैवी पार्टिकल्स
it may be necessary to invert the container as the final step in inspection. It means lastly finally आपको कभी अगर कोई हैवी पार्टिकल से जो कि नीचे सेटल हो जाता है तो उसके लिए आपको फिर एक बार ट्विस्ट करना होगा एट द एंड ऑफ द इंस्पेक्शन। आप उसको ट्विस्ट करो, एम्पिल्स को ट्विस्ट करने से क्या होगा, वो नीचे जो सेटल है वो ऊपर की तरफ आएगा, मीन्स वो फिर ऊपर की तरफ, यानी कि अगर जो नीचे सेटल है अगेन जैसे ही आप अपने एम्प्यूल्स को उल्टा करते हो तो एम्प्यूल्स को उल्टा करने से वो वापस नीचे की तरफ आना चाहेगा। सो इन दैट केस आपको नज़र आएंगे अगर कोई हैवी पार्टिकल्स भी है तो। सो लाइक दिस आपका क्लैरिटी टेस्ट होता है। देन आपका मूविंग टू पायरोजन टेस्ट। सो बिफोर दैट यू शुड नो व्हाट इज़ पायरोजन। सो वाटर जो आपका पैरेंटल्स के लिए यूज़ किया जाता है, वेरियस वाटर्स जो आप पैरेंटल्स के लिए यूज़ करते हो, आपके पैरेंटल डोजेस फॉर्म में पायरोजन्स नहीं होने चाहिए। 10 जो वाटर यूज़ करते हैं दे शुड बी फ्री ऑफ पायरोजन। देन बेसिकली आपका क्या है, पायरोजन्स जो है वो क्या होते हैं, दे आर द मेटाबोलाइट प्रोडक्ट्स ऑफ आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मीन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी खाते हैं, खाने के बाद जो वो मेटाबोलाइज करते हैं उसे, आपके बॉडी के अंदर भी सारे प्रोडक्ट्स जाते हैं, मेटाबोलाइट होते हैं। उसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जाकर जो भी आप फूड कंटेंट्स या जो भी वो खाते हैं, जो भी वो कंज्यूम करते हैं उसे वो मेटाबोलाइज करते हैं, यानी कि उनके बॉडी में जाकर वो केमिकली चेंज होते हैं। तो वो जो केमिकली चेंजेस आता है वही मेटाबोलाइट्स पायरोजन होता है। मीन्स पायरोजन इज नॉट एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लीज डोंट गेट कन्फ्यूज्ड विथ पायरोजन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेटाबोलाइज्ड प्रोडक्ट है। So most bacteria and many molds and viruses have been reported as producing pyrogens. बहुत सारे बैक्टीरियाज है, मोल्ड्स है, वायरसेस है जो कि पायरोजन प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि वही मेटाबोलाइज्ड प्रोडक्ट। सो एनीवेज जनरली देखा जाता है कि अगर आपके सोल्यूशन में पायरोजन है, सो विद इन 1 आवर आफ्टर इंजेक्टिंग द पायरोजन कंटेनिंग इंजेक्शन या पैरेंट्रल इनटू ह्यूमन, आपको देखा जाता है कि बॉडी टेम्परेचर राइज करने लगता है, आपको चिल में आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यू विल फील चिल, मतलब आपको ठंडा लगेगा, बॉडी पेन होगा, क्यूटेनियस वैसो कंस्ट्रिक्शन, आपके क्यूटेनियस लेयर्स के जो आपके वेसल्स है उसमें कंस्ट्रिक्शन होने लगेगा, एंड देन बीपी, आर्ट्रियल बीपी राइज होगा। मतलब बेसिकली आपको फीवर्स जैसा के साथ ये सारे सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं। The fever response to pyrogen in rabbit is the basis for pyrogen test. So इसके लिए अब आप ह्यूमन पर तो रिस्क डायरेक्ट नहीं ले सकते हो दैट आपका स्टेराइल सोल्यूशन बनाने के बाद इन ह्यूमन को इंजेक्ट करो। सो फॉर दैट रैबिट मॉडल लिया जाता है। रैबिट में आपको फीवर नज़र आते हैं, एंड इफ़ आपको ये दिखे कि पायरोजन आपका मीन्स सोल्यूशन जो आपने तैयार किया पैरेंटल सोल्यूशन आपने इंजेक्ट किया रैबिट को, एंड अगर उसमें फ़ीवर के सिम्टम्स नज़र आए, आपका गिवन जो टेस्ट के लिए स्पेसिफाइड टाइम है उस टाइम के दौरान अगर उसे फीवर आ जाता है, इट मीन्स आपका स्टेराइल सोल्यूशन, आपका जो सोल्यूशन है दैट इज़ पैरेंटल सोल्यूशन, वो पायरोजन कंटेनिंग सोल्यूशन है, मतलब उसमें पायरोजन मौजूद है, एंड देन इट इज़ रिजेक्टेड, पायरोजन फ्री नहीं है इट मीन्स। सो ये आपका बेसिस है। तो इसका मैं डिटेल्स में आपको बताती हूँ वेरियस इसके लिए क्या होता है। एज आई टोल्ड, इसके लिए आपका रैबिट को एज अ मॉडल लिया जाता है फॉर द टेस्टिंग। सो रैबिट टेस्ट और सैम टेस्ट इन्वॉल्व होता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ द राइज इन बॉडी टेम्परेचर ऑफ रैबिट। उसके लिए क्या होता है, आईवी इंजेक्शन ऑफ स्टेराइल सोल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस इज टू बी टेस्टेड। मतलब आईवी आपके रैबिट में इंट्रावेनसली उसे इंजेक्ट करना चाहिए, दैट इज़ आपका पैरेंटल सोल्यूशन को आपके रैबिट में इंट्रावेनस में आपको इंजेक्ट करके देना है। सो उसके लिए आपका 2 स्टेज होता है, प्रीलिमिनरी टेस्ट एज वेल एज मेन टेस्ट। प्रीलिमिनरी टेस्ट में क्या होता है, 10 ml ऑफ पायरोजन फ्री सलाइन सोल्यूशन। आपका जो भी पैरेंटल सोल्यूशन है, आपने जो भी पैरेंटल डोजेस फॉर्म बनाया, सोल्यूशन बनाया, उसका आप 10 ml, क्योंकि आपके हिसाब से वो पायरोजन फ्री है, सो 10 ml आपका जो पायरोजन फ्री आपका जो भी सोल्यूशन है, यू हैव टू इंजेक्ट इंट्रावेनसली। इंट्रावेनस में आप रूट में दोगे to the rabbits. Then the temperature started recording for the test rabbit at least 90 minutes before injection. इंजेक्शन देने के 90 मिनट्स पहले ही आपको जो है कंसिडर कर लेना है, दैट इज़ 1.5 घंटा लगभग पहले ही आपको टेम्परेचर ले लेना है, कि पहले से तो उससे फीवर नहीं ना था, सो आप पहले ले लेते हो इंजेक्शन देने से पहले। इंजेक्शन देने के बाद
कंटिन्यूड फॉर 3 आवर्स आफ्टर इंजेक्शन को देने के बाद फिर 3 घंटे के बाद आपको जो है अगेन टेम्परेचर आपको देखना है. एनी एनिमल शोइंग टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ 0.6 डिग्री सेल्सियस और मोर इज नॉट यूज्ड इन द मेन टेस्ट. अब अगर इसमें ऐसा नहीं है कि आपका एक रैबिट लिया था, देयर आर क्राइटेरिया फॉर नंबर ऑफ रैबिट्स. तो जितने भी रैबिट्स को लिए जा रहे हैं उनमें से जिनमें भी आपको 0.6 डिग्री सेल्सियस भी अगर बढ़ते नज़र आ रहा है टेम्परेचर, देन दैट एनिमल इज़ नॉट यूज्ड अगेन. मतलब उस रैबिट को आप रिजेक्ट कर दे रहे हो. फर्स्ट टाइम में ही आप नहीं मान लोगे कि हाँ पैरोजन ही है, रिजेक्ट कर देना है. देन अगर अब बचे हुए जो रैबिट्स है जो कि टेस्ट को पास कर लेते हैं प्रीलिमिनरी टेस्ट में, अगर सारे के सारे रैबिट्स में आपको दिखता है देन आपको मेन टेस्ट कंडक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बट अगर सारे रैबिट्स में आपको नहीं नज़र आता है, कुछ रैबिट्स में आपको जस्ट नज़र आता है कि टेम्परेचर राइज हो रहा है, देन यू अगेन गो फॉर द सेकेंड टेस्ट, दैट इज मेन टेस्ट. मेन टेस्ट में क्या होता है, द टेस्ट इज कैरिड आउट यूजिंग अ ग्रुप ऑफ 3 रैबिट्स. जनरली यहाँ पे 3 रैबिट्स का ग्रुपिंग किया जाता है. द टेम्परेचर ऑफ ईच रैबिट इज रिकॉर्डेड एज द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ ईच रैबिट. सबसे पहले अगेन सेकंड राउंड में इंजेक्शन देने से पहले ही आपको जो टेम्परेचर देख लेना है. तो जो टेम्परेचर है वो आपका इनिशियल यानी स्टार्टिंग टेम्परेचर है, दैट इज़ इंजेक्शन से पहले का टेम्परेचर. 3 रैबिट्स का ग्रुप बनाया जाता है. देन आपको क्या होता है, डू नॉट यूज एनी रैबिट हैविंग अ टेम्परेचर हायर देन 39 डिग्री सेल्सियस एंड लोअर देन 38 डिग्री सेल्सियस. सो बेसिकली आपका 39 से 38 के बीच में होना चाहिए, ना 38 से नीचे ना 39 से ऊपर. वैसे ही रैबिट्स को आपको चुनना होगा. देन इंजेक्ट द सोल्यूशन बीइंग एग्जामिन्ड स्लोली इनटू द मार्जिनल वेन ऑफ द ईयर ऑफ ईच रैबिट. तो रैबिट के ईयर, ठीक है, ईयर में मौजूद मार्जिनल वेन जो है उसमें आपका इंजेक्ट किया जाता है. सो ओवर अ पीरियड ऑफ 4 मिनट्स आपका बहुत ही स्लोली आपको वेन में देना है, ईयर के वेन में, और वो भी 4 मिनट तक आपको देना है. द वॉल्यूम ओवर अ पीरियड ऑफ 4 मिनट्स, द वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शन इज़ नॉट लेस दैन 0.5 ml पर kg. तो आप जो इंजेक्शन दोगे इंट्रावेनस में उसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड है, दैट इज़ उसके वज़न के हिसाब से कितने kg का है, डिपेंडिंग ऑन दैट 0.5 ml. 1 kg 2 kg का 2 kg का है देन आपका 1 ml. ओके 4 kg का है तो 2 ml, 3 kg का है तो आपका 1.5 ml. तो इस तरह से आपको देखते हुए देना है उसके kg के हिसाब से. एंड मोर देन 10 ml पर kg ऑफ बॉडी वेट. मीन्स आपका ये एक मिनिमम क्वांटिटी रहा. आप 0.5 ml पर kg मिनिमम दोगे, मैक्सिमम हुआ तो 10 ml पर kg के हिसाब से दोगे. उसी के अकॉर्डिंग आपको लेना है. मतलब कि आप 0.5 मिनिमम से लेकर 10 ml पर kg के हिसाब से दो. देन इस बीच आपको बहुत धीरे धीरे उसके मार्जिनल वेन, ईयर के मार्जिनल वेन में आपको देना है उसके बॉडी वेट को देखते हुए. देन रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ ईच एनिमल एट हाफ आवर इंटरवल्स फॉर 3 आवर्स आफ्टर इंजेक्शन. हर एक एनिमल का आपको आधा घंटे के ड्यूरेशन में, एट हाफ आवर इंटरवल्स फॉर, हाँ यस, आपका हाफ आवर इंटरवल्स में 3 घंटे तक लगातार लेना. यानी कि आप स्टार्टिंग में एक टेम्परेचर ले रहे हो, इंजेक्शन दिया, 4 मिनट तक धीरे धीरे इंजेक्शन आपने दे दिया. इंजेक्शन का क्वांटिटी 0.5 से 10 ml पर kg के हिसाब से आपने दिया. जैसे ही आधा घंटा पूरा होता है आप टेम्परेचर नापोगे. देन 1 घंटा पूरे होने पर नापोगे, देन 1.5 घंटे पे, देन 2 घंटे पे, देन 2.5 घंटे पे, एंड फाइनली 3 घंटे पे. मतलब लगातार आपको आधा घंटे के गैप में 3 घंटा कंप्लीट होने तक आपको टेम्परेचर को ऑब्जर्व करना है. देन द रिजल्ट इज, इफ द रिस्पॉन्स ऑफ द ग्रुप ऑफ 3 रैबिट शोज द इंडिविजुअल रिस्पॉन्स लेस देन 0.6 डिग्री और मोर, और इफ द सम ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ 3 रैबिट एक्सीड्स 1.4 डिग्री सेल्सियस, कंटिन्यू द टेस्ट आफ्टर यूजिंग 5 अदर रैबिट्स. अगर आपका रिस्पॉन्स ऐसा रहा कि जो 3 रैबिट आपने लिया उनका 0.6 डिग्री से कम में ही, द इंडिविजुअल रिस्पॉन्स लेस देन 0.6 डिग्री, हर एक का अपना अपना पर्टिकुलर जो है वो 0.6 डिग्री से कम ही राइज हुआ है. अगर राइज भी हुआ है तो 0.6 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ा है किसी का भी टेम्परेचर. या फिर आपका इन द सम, ये आपका हो गया 0.6 डिग्री तक रहा, और तीनों का अगर मिलाकर हम देखेंगे कि तीनों का कितना बढ़ा है, थोड़ा बहुत भी अगर बढ़ा है तो तीनों का मिलाकर 1.4 डिग्री सेल्सियस से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अगर बढ़ गया, मान लीजिए 0.6, किसी तीनों में से किसी भी रैबिट का 0.6 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, या तीनों का टोटल करेंगे
और उसमें भी अगर आपका 1.4 डिग्री सेल्सियस से भी अगर ज़्यादा आपका मान लीजिए बढ़ जाता है टेम्परेचर, देन अगेन आपको नेक्स्ट राउंड पर चलना है जिसमें आपको 5 रैबिट लेने हैं, ठीक है। सो आपको 5 रैबिट, कंटिन्यू द टेस्ट यूजिंग 5 रैबिट। अब 5 रैबिट्स में आपको क्या करना है, इफ़ नॉट मोर देन 3 ऑफ द 8, आपका 3 पहले था, अगेन आपने 5 और ले लिए रैबिट, ये फ्रेश आपने 5 रैबिट्स लिए। अब आपका इफ़ नॉट मोर देन 3 ऑफ द 8 रैबिट शोज इंडिविजुअल रेस्पॉन्स ऑफ 0.6 डिग्री सेल्सियस और मोर, एंड इफ द सम ऑफ द रेस्पॉन्स ऑफ द ग्रुप ऑफ 8 रैबिट्स डज नॉट एक्सीड 3.7। अब आपका अगेन देखना है कि पर्सनली कम से कम 8 में से 3 का, तो ऐसा है 8 में से कम 3 का 0.6 से ज़्यादा ना बढ़े। 3 अगर टोटल आपके 3 है 5 है, तो ये 3 और 5 में से एटलीस्ट आपका 3 का ही बढ़े, ठीक है, 0.6 से बढ़ गया। अगर 3 से ज़्यादा 4-5 का आपको नज़र आ रहा है कि 4-5 रैबिट्स में 0.6 से ज़्यादा बढ़ गया, देन तो आपका टेस्ट वहाँ फेल हो जा रहा है। अगर आपके 8 रैबिट्स में सिर्फ 3 में ही आपको नज़र आ रहा है कि 0.6 से ज़्यादा बढ़ा, अदरवाइज बाकी सबका 0.6 से कम का ही टेम्परेचर राइज हो रहा है, देन इट इज़ ओके। एंड टोटल आपके 8 रैबिट्स का मिलाकर 3.7 डिग्री सेल्सियस आना चाहिए, मतलब आपको कंबाइन में भी लेना है, इंडिविजुअली भी। तो टोटल आपका सम जो है वो 3.7 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए 8 का मिलाकर। अगर 8 का जोड़कर आप देखो 3.7 से थोड़ा ज़्यादा एक्सीड कर जाता है, देन आपका टेस्ट फेल हो जाता है। सो द टेस्ट इज पास, अदरवाइज द सैम्पल फेल्स द टेस्ट। तो ये आपके कुछ जो है फर्स्ट आपका तो जस्ट रैंडमली आपने किया, 0.6 से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, वो आपको देखना है। जिनका जिनका हो गया रिजेक्ट हो गया। सेकंड राउंड में मैंने आपको बताया पहले 3 रैबिट को लेकर करना है, देन आपका 3 रैबिट्स में अगर कुछ भी नहीं आया अंडर क्राइटेरिया, देन 5 और रैबिट को लेकर के टोटल 8 रैबिट्स का आपको रिजल्ट देखना है। सो एनीवेज, then आपका next है sterility test, but before that today's IQ facts. So do you all know a human brain weighs about 3 pound of which 73 of water. It's about 2% of the total body weight. जी हाँ, हमारा पूरा जो टोटल बॉडी वेट है वो आपका 2% जो है वो बॉडी वेट ब्रेन का है। सिर्फ पूरे वज़न में 2% वज़न आपके ब्रेन का लगभग होता है। एंड ब्रेन जो है वो कम्प्लीटली आपका 3 पाउंड का है, जिसमें 3 पाउंड में से 73% जो वज़न है वो सिर्फ और सिर्फ पानी का है आपके ब्रेन में। सो एनीवेज, नेक्स्ट मूविंग टू द स्टेरिलिटी टेस्ट। सो स्टेरिलिटी टेस्ट देखते हैं स्टेराइल है कि नहीं, प्रॉपरली स्टेरिलाइजेशन किया गया कि नहीं उसके लिए। सो स्टेरिलिटी टेस्ट जो होता है बेसिकली आपका 2 मेथड से होता है, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड और बाय डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड। यानी कि या तो आप मेम्ब्रेन जो फिल्टर पेपर आता है, मेम्ब्रेन फिल्टर पेपर्स, उसमें आप जो है उसमें आप सॉल्यूशंस में डिप करके आप देखते हो। अदरवाइज डायरेक्ट इनोकुलेशन मतलब सॉल्यूशन में ही आप डायरेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने वाला जो मीडियम है उसको आप डाल दोगे। सो कैसे करते हैं? सो मेथड ए दैट इज़ मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन की अगर बात करें तो इस मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या कहते हैं, एक मेम्ब्रेन फिल्टर्स को लिया जाता है एक क्लोज चेम्बर के अंदर, जिसमें कि फिल्ड विथ रिजर्वायर, यानी कि आपका जो सोल्यूशन है उसमें आप भर देते हो। मेम्ब्रेन यूज्ड फॉर स्टेरिलिटी टेस्ट शुड नॉट हैव पोर साइज मोर देन 0.45। तो आपका जो मेम्ब्रेन फिल्टर ले रहे हो उसका पोर्स का साइज़ 0.45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एंड जो डायमीटर है वो 47 मिलीमीटर तक का ही होना चाहिए। मेम्ब्रेन को पहले आप धो लोगे विद डाइल्यूटिंग या रिंजिंग फ्लूइड, क्लीन डाइल्यूटिंग या रिंजिंग फ्लूइड से पहले आपको धो लेना है। रिंजिंग जो है इट शुड नॉट बी, मतलब आप जो धोते हो शुड नॉट एक्सीड अ वॉशिंग साइकिल ऑफ 5 टाइम्स। 5 बार से ज़्यादा उसे नहीं धोगे आप, 5 बार तक के अंदर ही धोना है, 2-3 बार धो, 5 बार से ज़्यादा नहीं धोना है। आफ्टर रिंजिंग, धोने के बाद मेम्ब्रेन को क्या करना है आपको, द कंटेंट ऑफ द सैम्पल इज ट्रांसफर्ड इन द मेम्ब्रेन। तो आपको क्या करना है, धो लेने के बाद जिस सैंपल का आपको टेस्टिंग करना है उस सॉल्यूशन को आप मेम्ब्रेन फिल्टर से पास करोगे, जिससे क्या होगा कि आपका मेम्ब्रेन फिल्टर जो है वो कुछ % ऑफ सॉल्यूशन को सोकेगा, इट विल सोक सम ऑफ द सैंपल। देन आप क्या करना है, आफ्टर फिल्ट्रेशन ऑफ द सैंपल को आप उससे फिल्टर करते हो। फिल्टर करने के दौरान कुछ सैंपल सोक्ड हो जाएगा, सोक होगा विद इन आपका मेम्ब्रेन फिल्टर। देन मेम्ब्रेन को आपको क्या करना है, बस आप इसी जो सोक्ड सॉल्यूशन है उसी पर आपको टेस्ट करना है। सॉल्यूशन, डायरेक्ट सॉल्यूशन पर हम नहीं करते हैं, ये इनडायरेक्ट मेथड है जहाँ पर आपका मेम्ब्रेन जिसमें सॉल्यूशन लग गया अब उस पर टेस्टिंग करेंगे। सो मेम्ब्रेन को आप
एसेप्टिकली, मतलब आपको ये सारा परफॉर्मेंस जो करना है टेस्टिंग का वो एसेप्टिक एरिया में करना है, बिल्कुल स्टेराइल एरिया में। एसेप्टिकली आपको 2 इक्वल पार्ट में बांटना है। वाई? बिकॉज आपका दोनों हाफ जो है अलग अलग कल्चर मीडिया, एक एरोबैटिक एंड एक एक आपका जो एरोमेटिक, ये जो एयर में ग्रो करने वाले होते हैं, और एक होता है आपका एयर में ग्रो नहीं करते हैं, जो उनके लिए होता है, ठीक है, एरोबैटिक एंड नॉन एरोबैटिक। सो बेसिकली आपका क्या है, 2 कल्चर मीडियाज में लेंगे। फ्लूइड थायोग्लाइकोलिक मीडिया जिसमें कि आपका टेम्परेचर 32.5 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 2.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 2.5 ऊपर नीचे हो सकता है 32 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नीचे। सो एनीवेज उसमें आपको जो है एक फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया में रखोगे 14 डेज़ के लिए। इस मीडिया में आपको जो है अगर एविडेंस मिलता है अगर 14 डेज में, देन आपका इट मीन्स कि वही हो गया। एक आपका फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया होता है और दूसरा जो होता है वो सोयाबीन कैसेइन है, विच इज़ मिसिंग हियर। सो आपका जो है ये आपका एक फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया में होता है एंड दूसरा हाफ को आप रखते हो सोयाबीन कैसेइन मीडियम में। दोनों मीडियम में आप रखते हो तो इससे क्या होता है, दोनों तरह के आपके बैक्टीरियाज का आपको पता चल जाता है। दैट्स ऑल। अगर आपका वहाँ पर ग्रोइंग के बाद अगर आपको 14 डेज़ के लिए आप रखते हो सेम वही टेम्परेचर, अगर आपको ग्रोथ दिखता है, इट मीन्स कि आपका जो सैंपल है वो फेल हो गया, स्टेराइल नहीं है। देन मेथड बी जो आपका है, द सैंपल, यहाँ पे क्या होता है, द सैंपल इज डाइल्यूटेड टू अबाउट 1 in 10 बाई फ्लूइड डी। ओके, पहले तो आपको डाइल्यूट करना है आपका जो सैंपल है उसको 1:10, मतलब 1% आपका सैंपल का रहेगा, 1 पोर्शन तो 10 पोर्शन आपके लिक्विड का रहेगा। कौन सा लिक्विड लेना है आपको, फ्लूइड डी, दैट इज पॉलीसॉर्बेट 80 एट अ कंसेंट्रेशन ऑफ 10 ग्राम पर लीटर। पॉलीसॉर्बेट 80 का जो आप सोल्यूशन बनाओगे उसमें पॉलीसॉर्बेट आपको 10 ग्राम लेना है 1 लीटर में। ये जो सॉल्यूशन बन जाएगा 10 ग्राम 1 लीटर में पर लीटर, उस सॉल्यूशन का आपको 10 पोर्शन लेना है। मतलब मान लीजिए 10 ml आपने इसका लिया तो 1 ml आपका सैंपल को लोगे जो पेरेंटल सैंपल है। लेने के बाद आपको क्या करना है, स्टेराइल डिवाइड कैन बी इमर्स्ड इन द, जो आपका स्टेराइल डिवाइस है यानी कि आपका जो सॉल्यूशन है उसको आप इमर्स करोगे इन द सिलेक्टेड मीडिया। सिलेक्टेड मीडिया में आप डालोगे सैंपल इमर्स्ड इन द मीडियम, द इनोकुलेटेड मीडियम इज देन इंक्यूबेटेड फॉर नॉट लेस देन, ऑब्वियसली यहाँ पर भी आपका वही है 14 डेज। ऑब्जर्व द कल्चर्स, यहाँ पर भी आप जो कल्चर मीडियम ले रहे हो, कल्चर मीडियम क्या होता है, जिसमें आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकता है, खाद आप कह सकते हो, खाद जिसमें कि वो ग्रो करेंगे। सो बेसिकली आपका कल्चर मीडियम में आपको क्या करना है, ऑब्जर्व द कल्चर मीडियम्स सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड। जो इंक्यूबेशन पीरियड हो रहा है 14 दिन का, उसमें आपको लगातार ऑब्जर्व करते रहना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आपने स्टार्टिंग में देखा एंड लास्ट में। तो थायोग्लाइकोलेट मीडिया में आप लेते हो यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ एनएरोबिक, जैसे कि मैंने बताया एरोबिक एंड एनएरोबिक दोनों के लिए लेते हैं। तो एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए आप लेते हो थायोग्लाइकोलेट मीडिया एंड सोयाबीन कैसेइन मीडियम लेते हैं एरोबिक के लिए। ये आपका दोनों के लिए सेम है, बस दोनों में फ़र्क क्या है, वहाँ पे आप जो मेम्ब्रेन फिल्टर है उसको आप देते हो थायोग्लाइकोलेट में या फिर सोयाबीन कैसेइन में। वेरेज यहाँ पे क्या है, आप डायरेक्ट सॉल्यूशन जो आपका पेरेंटल सॉल्यूशन है जिसको आपने डाइल्यूट किया फ्लूइड डी से डाइल्यूट करने के बाद 2 अलग अलग बीकर में आप रखोगे। एक बीकर में आप थायोग्लाइकोलेट मीडिया दोगे, एक कल्चर मीडिया में खाद है जिसमें आपके एनएरोबिक वाले जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो कर सकते हैं। वेराज दूसरे वाला जो बीकर है उसमें आप सोयाबीन कैसेइन डालोगे जिसमें एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर है आपके सोल्यूशन में तो वो ग्रो कर जाएगा। अगर सॉल्यूशन में मौजूद है तो ही वो ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। अगर आपके सॉल्यूशन में मौजूद नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, बिकॉज ये जो टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं स्टेराइल एरिया या सेप्टिक एरिया में परफॉर्म करते हैं। सो एनीवेज कीप शेकिंग और मिक्सिंग टू मेंटेन एनएरोबिक कंडीशन इन द थिन थायोग्लाइकोलेट मीडिया। आपको बेसिकली क्या करना है, मिक्स करते रहना है, बीच बीच में शेक करते रहना है ताकि वो प्रॉपरली अगर है तो ग्रो कर जाएगा। तो आपको शेक करना है, ऑब्जर्व करना है। इफ़ द मटेरियल बीइंग टेस्टेड आफ्टर मीडियम टर्बाइड, आपका जो है टर्बाइड आपको नज़र आया, सो 14 डेज़ के बाद अगर आपको टर्बिडिटी उसमें नज़र आता है तो सो आफ्टर 14 डेज ऑफ इंक्यूबेशन ट्रांसफर पोर्शन नॉट लेस देन 1 ml टू द फ्रेश मीडियम इन अ फ्रेश वेसल ऑफ द सेम। मतलब आपको क्या करना है कि अगर आपको नज़र आता है कि टर्बिड हो गया, 14 दिन में टर्बिड हो गया, तो ऐसा नहीं कि एक ही बार में आपने टेस्ट फेल उससे कंसिडर कर लिया। फिर क्या करना है, अगेन आपको उसी सेम मीडियम में
सेम मीडियम में आपको फ्रेश वेसल में लेना है। आपका फ्रेश एक वेसल, नया एक कंटेनर लो। हो सकता है आपका कंटेनर ख़राब रहा, तो सेम आपको क्या करना है, फ्रेश कंटेनर लो, वही सेम मीडियम आप लोगे, थायोग्लाइकोलेट मीडिया, सोयाबीन कैसेन मीडिया, 2 अलग अलग बीकर्स में। या फिर अगर थायोग्लाइकोलेट वाला फेल हुआ है एंड सोयाबीन कैसेन पास हो गया, तो नो नीड कि आप सोयाबीन कैसेन को रिपीट करो, थायोग्लाइकोलेट वाले को अगेन रिपीट करेंगे आफ्टर 14 डेज। अगर वहाँ आपको टर्बिडिटी यानी कि आपको क्लाउडीनेस नज़र आए, तो क्या करोगे, वही जो 14 डेज तक जिस सैम्पल को आपने वहाँ पर टेस्टिंग किया था, उसी में से, यानी कि पुराने वाले जो थायोग्लाइकोलेट मीडिया में जो सैंपल था, उसी से आप 1 ml से ज़्यादा नहीं लेना है, 1 ml सैंपल को लेकर अगेन फ्रेश थायोग्लाइकोलेट मीडिया एक फ्रेश बीकर में रखकर आपके सैंपल को डाल दो, 1 ml तक का सैंपल को डाल दो। देन आपका नॉट लेस देन 1 ml होना चाहिए आपका सैंपल। देन आपको क्या करना है, इंक्यूबेशन अगेन करना है, वही फ्रेश वेसल में आपका फिर से इंक्यूबेशन को आपको ऑब्जर्व करना है 14 डेज। देन इट इज़ एग्जामिन। अब इसको एग्जामिन करना है, अगर कोई एविडेंस आपको नहीं मिला तो टेस्ट पास, अगर आपको अगेन ग्रोथ दिख गया देन इट इज़ फेल, मतलब ये सेकेंड राउंड आप रिपीट करोगे एंड देन इट इज़ फेल। सो एनीवेज विद दिस टुडेज वीडियो इज कंप्लीटेड, होप दैट आपको यूजफुल लगा हो। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रिपरेशन ऑफ टोटल पैरेंटल न्यूट्रिएंट्स, डायलिसिस फ्लूइड एटसेट्रा, उस पर होएगा। सो फॉर मोर वीडियोज गो एंड चेक माई चैनल, एंड to get notification press the bell icon. Thanks for watching and bye bye.